मक्का डील से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें, क्या क्या उम्मीदें? भारत के साथ तनाव में मदद की आशा भी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की से सहायता मिलेगी, यह भी उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है। भारत सऊदी के मजबूत संबंधों से मदद की संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी के साथ भारत के कैसे रिश्ते बेहतर हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, यह भी दुनिया देख रही है। और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुई मक्का डील का भारत पर क्या असर होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। मक्का डील से भारत पर क्या प्रभाव होगा, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की साजिश इसमें क्या है? पश्चिम एशिया में भारत के खिलाफ यह एजेंडा चलाएगा इस डील और इस प्लेटफॉर्म के बहाने, यह भी तय दिखाई दे रहा है। अरब से भारत के रिश्ते खराब करने का प्रयास भी हो सकता है। भारत सऊदी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की जा सकती है। पश्चिम एशिया में क्या असर पड़ेगा भारत का? देखिए, सऊदी, यूएई और ओमान से मजबूत संबंध पश्चिम एशिया में दमखम बरकरार रहेगा। और सऊदी अरब बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है, ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा। यह सऊदी भी जानता है कि उसके हित किन देशों के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इस मक्का डील को कैसे देखा जाए? सऊदी के साथ हमारे क्या संबंध हैं? और तुर्की भले ही कुछ कहता रहे, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति होगी? हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, पॉज पे है। अगर ऐसा होता है दोबारा पाकिस्तान से, क्या इन दोनों देशों में से किसी के लिए यह मुमकिन है कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में? देखिए, तारीख गवाह है कि आज की तारीख में जो भी लड़ाई होती है, सब देशों को खुद लड़ाई लड़नी है। तो पहली बात तो यही है। दूसरा, पाकिस्तान के सपोर्ट में जंग लड़ने के लिए तो सऊदी और तुर्की क्या आएंगे, ये पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन हाँ, यही है कि वो पॉलिटिकल रूप में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी इमरान साहब बता रहे थे कि देखिए, हम पाकिस्तान का क्या जियो स्ट्रक्चर बढ़ा है। क्या स्ट्रक्चर बढ़ा है? जब आप डर्टी गेम करने के लिए जाते हैं, अगर आपको साफ सफाई के लिए यूएन के मंच पर बुलाया जाए और वहां पर अगर आपने साफ सफाई कर दी, तो उसके लिए आप कहेंगे कि देखिए, हमारा स्ट्रक्चर बढ़ गया। तो कुल मिलाकर यही है कि आप डर्टी गेम करने वाले लोग हैं। आपका जब जिसका मन करता है वो आपका इस्तेमाल करता है। कभी अमेरिका करता है, अगर सऊदी को जरूरत पड़ेगी तो आपका करेंगे इस्तेमाल। नहीं तो अमेरिका और ईरान की जो मेरा सेंटेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जियो आपके देश बड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की लाइमलाइट में है। आप देखेंगे भारत इस वक्त जो है इस बात को कबूला है, आपके रक्षा मंत्री ने खुद इस बात को कबूला कि पाकिस्तान डर्टी गेम करता है। तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि जब आप डर्टी गेम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? अमेरिका जो कहेगा उसके डर्टी गेम के लिए आप इस्तेमाल होंगे। चीन जब कहेगा तो हमेशा जो खिते को उसी तरह सऊदी डर्टी गेम के लिए आप दुनिया को डर्टी गेम ज्यादा आप कर क्या सकते हैं? इस देखिए, जो क्या है ना कि आप एक बात बताइए, आपके यहाँ एक हथियार की कंपनी है जहां पर कि आप खुद हथियार बनाते हो? नहीं। आपको हथियार किससे लेना है? अमेरिका से। अमेरिका से हथियार लेकर और फिर आप क्या सोच रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे? नहीं होगा। उसी तरह से आप क्या ईरान से जंग लड़ सकते हैं? नहीं। वैसे तो 2 साल पहले आपने एक छोटा सा एक दिन के लिए लड़ाई लड़ी हुई थी, तो आप एक जो सो क्या उससे ईरान से लड़ सकते हैं? नहीं। आप तालिबान से लड़ ही रहे हैं। आप लड़ने किससे जाएंगे? कुल मिलाकर तो यही सवाल है, ये जो मनीष ने सवाल किया है कि इस मक्का डील में पाकिस्तान किससे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है? भारत से वो लड़ के देख चुका ही है। अब नया दुश्मन कहां वो ढूंढ रहे हैं? वो सऊदी के दुश्मन किस दुश्मन से लड़ने जाएंगे? ईरान से। वो तुर्की का दुश्मन, तुर्की का तो पता ही नहीं कि उसका दुश्मन कौन है, उसका दोस्त कौन है। सीरिया उसका दोस्त है कि दुश्मन है, हमें नहीं पता। ईरान उसका दोस्त है कि दुश्मन है, हमें नहीं पता। नाटो में बैठे लोग उसके दोस्त हैं कि दुश्मन है। अमेरिका दोस्त है कि दुश्मन है, पता ही नहीं, क्योंकि एक जगह वो अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ है, वही नाटो में वो अमेरिका के साथ है। तो पाकिस्तान किससे लड़ने की तैयारी कर रहा है कि इस समय में जो ये सिचुएशन, जो एग्रीमेंट के बारे में रवि, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कितना ऑन ग्राउंड में एप्लीकेबल होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि ईरान ने साफ कहा है। और मेरा भी ये मानना है कि काफ़ी हद तक एक बयान ज़्यादा है, ग्राउंड पे कितना एप्लीकेबल होता है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इसके ऊपर होता है, क्योंकि आर्टिकल 5 जैसी स्थिति नहीं, कोई जॉइंट मिलिट्री नहीं है, कोई कमांड कंट्रोल सेटअप नहीं है। दूसरी बात, जैसा आपने जो सवाल किया था कि भारत का लिए क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा,
देखिए कि भारत ने ऐसा नहीं है, एमईए ने कह दिया कि हम इसके ऊपर नज़र रखें, इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर नज़र जरूर रखेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत ने पहले एग्रेसिव स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। अगर टर्की के खिलाफ साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई थी और टर्की को भी पता है कि अगर ज़्यादा उसने किया तो भारत जिस प्रकार से उसको घेरने का तैयारी है वो है। भारत के दुबई के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ संबंध ज़बरदस्त हो गए, इनके साथ स्ट्रेटेजिक डील्स हो गई हैं। साथ साथ में सऊदी अरेबिया के साथ नेवी की एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज हो रही है, सेना की एक्सरसाइज हो जाती है सादा तस्नीक, यानी कि सऊदी के साथ भी संबंध हमारे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक संबंध अलग ही लेवल पे है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये इस तरह से लड़ने आ जाएंगे खिलाफ में, तो ये उसकी भूल है। और टर्की को भी ये समझना होगा कि वो भारत जो है, आज उसने जिस प्रकार से सिंदूर में कोशिश की, जिसका कि खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने, किस प्रकार से सारे ड्रोन बर्बाद हो गए, तो आज भारत भी टर्की को उसकी ही भारत भाषा में जवाब देना जानता है। भारत दोनों काम करता है, अर्थक्वेक में मदद भी की उसकी, और अगर उस तरह का असर उठाने की कोशिश की तो उसको घेरने की भी क्षमता है। देखा था कि जब टर्की में ये अर्थक्वेक आया था, जलजला आया था, तो कैसे भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए थे। ये बात अलग है कि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने जो स्टैंड लिया, के समय जो स्टैंड लिया, उससे ये दिखाता है कि भारत को भी बहुत ही सतर्क रहना चाहिए ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसी कूटनीति से। लेकिन इतना जरूर है कि भारत को दोनों भाषाएं आती हैं, प्यार वाली भी और मार वाली भी। ऐसे में भारत के दुश्मन बहुत रिलैक्स ना रहें, हम तो यही कहेंगे।